अस्सलाम वालेकुम। कामरान हेयर। रेस है दौड़ने का। उसमें एक बंदा बहुत तेज भागता है। लोगों का उसके बारे में ख्याल है कि ये नेचुरली तेज भागता है। और एक बंदा है कि वो भी बहुत तेज भागता है। और उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इस बंदे ने ट्रेनिंग ली हुई है, तभी ये तेज भागता है। कुछ सालों पहले 1969 में एक राइटर जिसका नाम है उर्सुला लेग्विन, ठीक है, वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में लिखती है। वो लिखती है कि कैसी हो वो दुनिया जहां जेंडर का कॉन्सेप्ट ना हो, जहां मर्द और औरत ना हो, बस लोग हो। और वहां पे जेंडर एग्जिस्ट ना करता हो, बस कुछ मुद्दत के लिए लोग मर्द और औरत बन जाते हैं सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए, और फिर हालात नॉर्मल हो जाते हैं। और ऐसा भी उस इमेजिनरी वर्ल्ड में होता है कि एक शख्स किसी बच्चे का बाप भी हो सकता है और माँ भी हो सकती है। उर्सुला ये कहानी अपने स्टूडेंट्स को बताती है। वो उनसे पूछती है कि आप इमेजिन करो कि ये दुनिया आपको कैसे फील हो रही है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये हमें कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, कुछ बोरिंग सा। टीचर स्टूडेंट से पूछती है कि जनाब ज़रा सोचें फॉर अ वाइल। जो मर्द स्टूडेंट है, जो लड़के, वो एक दफ़ा लड़की बन जाए कुछ वक़्त के लिए, और जो लड़कियां हैं वो लड़के बन जाए। तो इनके ऊपर स्टूडेंट्स का रद्द-ए-अमल कुछ ऐसा था कि वो कहते थे कि ऐसा तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। ये तो हमारे लिए जो है वो रोल हम कैसे प्ले करें, और फिर इसके बारे में हम इवन इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है या हम कुछ कर सकते हैं इसमें। I mean, to adopt the behavior, to adopt that kind of attitude, to play such kind of roles. इसको जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं। ट्रू लाइफ में, रियल ग्राउंड रियलिटी में इसको हम जो है वो कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ला सकते, क्योंकि ये हमारे लिए मीनिंगलेस है। ठीक है। असल में इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि ये जेंडर सोसाइटी ने हमारे अंदर किस तरह से इंजेक्ट किया हुआ है। इन कैटेगरीज से हम बाहर नहीं सोच सकते। दो चीजें हैं, एक सेक्स है और एक जेंडर है। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल मेलनेस और फीमेलनेस है। चूंकि जेंडर जो है ये, इसको हम फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी कहते हैं एक सोशल ग्राउंड पे और सोशल लेवल पे। तो इसमें काफ़ी डिबेट्स होते हैं। लोग पूछते हैं कि आया हम बायोलॉजिकल मेल और फीमेल हैं, या हम सोशली कंस्ट्रक्टेड फेमिनिन और मस्कुलिन है। ठीक है। तो ये कहानी जो है इसके ऊपर डिबेट सालों से आता रहा है। नेचर और नर्चर से लेकर सेक्स और जेंडर की इस कहानी में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात, तज़ादात पाए जाते हैं। नेचर जो है ये जेनेटिक इनहेरिटेंस है, या हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। और ऑन द अदर साइड नर्चर जो है, ये जो सोशल इन्वायरमेंट है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है, सो दैट इज़ नर्चर। हमारा एजुकेशन जो है, हमारी सोशलाइजेशन जो है, हमारा कल्चर जो है, ठीक है, इसका हमारे ऊपर एक पावरफुल इन्फ्लुएंस है। जैसे हम कहते हैं कि ब्लू आइज़ या ट्विन्स बच्चे होते हैं। तो ट्विन्स बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादातर आदात जो है वो सेम पाए जाते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा जो है वो हम लोगों को देखकर सीखते हैं कि हमने कौन सा रोल प्ले करना है।
और हमने खुद को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो है ये दो अलग अलग बातें हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो क्या ये बातें पैदाइशी हैं या ये हमने वक्त के साथ साथ सीखी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रिसर्चर्स जो है वो काफ़ी अरसे से पूछ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हमारी बॉडीज़ जो है, ठीक है? और हमारा हमारा जो बायोलॉजी है, असल में वो हमें ऐसा बनाता है, मेक अस टू थिंक, फील एंड एक्ट इन सर्टेन वे, ठीक है? एंड दिस ऑल अबाउट द नेचर, ठीक है? और कुछ और लोग जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कैसे हमें सोशलाइज किया जाता है, किस कल्चर में हम रह रहे हैं और इसका हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है। तो असल में ये शेप करता है बीइंग अ मैन एंड वुमन, ठीक है? और इस डिबेट को हम बोलते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। लेकिन अगेन इख्तिलाफात पाए जाते हैं बहुत सी चीज़ों में, लेकिन इसमें सबसे अहम और जनरल बात यह है कि ये नेचर और नर्चर जो है ये एक दूसरे को बनाते हैं। ये एक दूसरे से जुदा नहीं है, ये इंटरट्वेंट है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? हम ये नहीं कह सकते कि जेंडर इज नॉट जस्ट समथिंग वी आर बोर्न विथ, ठीक है? या हम ये भी नहीं कह सकते समथिंग वी लर्न, ठीक है? बल्कि इट इज शेप बाय बोथ अवर बायोलॉजी एंड आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये बात इंपॉर्टेंट है। इस बात को लेकर फिर हमने नेचर और नर्चर के ऊपर डिबेट करना है। तो जनाब, ये मेल और फीमेल का प्रोसेस, आई मीन बिकमिंग मेल और फीमेल, ये कहां से शुरू होता है? जब फादर का स्पर्म ज्वाइन होता है विद द एग फ्रॉम द मदर, ठीक है? ये बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। तो एक फर्टिलाइज एग जो होता है वो 23 क्रोमोसोम मदर से लेता है और 23 क्रोमोसोम फादर से लेता है। जो 23rd पेयर है ना, ये पेयर्स बन जाते हैं ना, 23 बिकम 46, और ये जब पेयर बनाते हैं तो फिर से ये पेयर्स 23 बन जाते हैं। लेकिन जो 23rd लास्ट वाला पेयर है वो डिसाइड करता है सेक्स को कि ये मेल होगा या फीमेल। बात समझ रहे हैं ना? तो दो किस्म के हैं पेयर्स, एक एक्स एक्स है और एक एक्स वाई है। जो एक्स एक्स है वो फीमेल को डिनोट करता है और जो एक्स वाई है वो मेल को डिनोट करता है। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन लड़की का जो बर्थ है ये एक नॉर्मल है, एक मीन के इसमें मैं कहता हूं कि जब एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जब तक इसमें वाई इंटरफेयर ना करें या रिप्लेस ना करें, तो ये एक नॉर्मली फीमेल जो है उसका बर्थ होता है। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर इसमें वाई जो है, ठीक है, वाई इसमें इंटरफेयर करता है तो फिर वो मेल की तरफ जो है वो मुड़ जाता है, ठीक है? अब इसके बाद है गोनेड्स। गोनेड्स या हम कहते हैं सेक्स ग्लैंड्स जो होते हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट 7 वीक्स है ना, तो इसमें एम्ब्रियो के पास अंडर डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। वो तो या मेल या फीमेल बन जाते हैं। 8 हफ्ते बाद अगर वहां पे वाई क्रोमोसोम हो तो फिर ये गोनेड जो है ये मतलब इट इट बिकम टेस्टिस। टेस्टिस मेल के साथ जो है वो लिंक्ड है, ठीक है? टेस्टिस, आप जानते हैं टेस्टिस को। फिर अगर वहां पे वाई क्रोमोसोम ना हो तो फिर ये ओवरी का फॉर्मेशन होता है जो कि फीमेल का पार्ट है। इसके बाद हमारे आते हैं हार्मोन्स। जब गोनेड्स बन जाते हैं तो फिर ये हार्मोन्स जो है वो उसको बनाते हैं। टेस्टिस जो है ये टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसको डेवलप करता है। जैसे हमारी दाढ़ी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे मूंछें होती हैं, ठीक है, ये इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से। बात समझ रहे हैं ना? और जो ओवरीज हैं
वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो उसको फॉर्म करता है। फिर इसके बाद जो हमारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फिर इसके 4 हफ्ते बाद हार्मोन्स जो है वो गाइड करता है द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स। टेस्टोस्टेरोन के साथ जो है वो मेल पार्ट्स लाइक वी कैन से वेस्ट डिफरेंट और प्रोस्टेट जो है वो फॉर्म होता है। और जब टेस्टोस्टेरोन ना हो तो फिर जाहिर बात है फीमेल पार्ट्स बनते हैं, जैसे हम कहते हैं यूरेट्रस बच्चादानी एंड फिलोपियन ट्यूब जो है वो बनते हैं। फिर इसके बाद जो है वो हमारा है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इसके बाद 12 हफ्ते बाद जो है वो हमारे आउटर सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हो तो पीनस, ठीक है, और स्क्रोटम जो है वो बनता है। और विदाउट टेस्टोस्टेरोन फिर क्लेरोटिस एंड लीबिया जो है वो डेवलप होता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं उनके एक्सेस से या कमी से, या हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम उसके इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट की वजह से जो है वो क्या होता है कि इंसान की एबनॉर्मेलिटी काज होती हैं, उस वजह से उनकी आइडेंटिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? उनके बिहेवियर पर, उनके कैरेक्टर पर, ठीक है। इसके बाद मेल और फीमेल ब्रेन आता है। तो जनाब, मेल और फीमेल ब्रेन्स जो है इसको रिसर्चर्स ने काफ़ी जो है वो इसके बारे में अपने रिसर्चेस पेश किए हैं, डिफरेंट आइडियाज जो हैं वो उन्होंने डेवलप किए हैं, ठीक है। एक पार्ट को ब्रेन का उसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। इसको रिसर्चर ने बहुत ज्यादा स्टडी किया है। ये एक नर्व फाइबर है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द ब्रेन को। कार्पस कैलोसम के बारे में रिसर्चर्स का ख्याल है कि ये औरतों में बड़ा होता है और मर्दों की बनिस्बत, ठीक है। अब एक अब ये कहानी जो है इसमें जो है ये कुछ बहुत ज्यादा स्मॉल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इसको हम इतना बड़ा लार्ज स्केल पे इसको हम जो है वो ऑन द बेस ऑफ दैट हम मेल और फीमेल को जो है वो अलग नहीं कर सकते, या हम इसके बिहेवियर्स पे जो असरात हैं इन चीज़ों के, तो वो हम इस तरह आसानी से एनालाइज नहीं कर सकते, ना इसको हम ऐसे हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अब एक अनदर आइडिया है स्ट्रेट गायरस का। स्ट्रेट गायरस रिसर्चर उनके बारे में भी बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, ठीक है, कि ये इंटरपर्सनल अवेयरनेस के साथ जो है इसका ताल्लुक है, ठीक है। तो जी बिल्कुल, ये द एबिलिटी टू रीड अदर पर्सन्स इमोशन एंड नॉन वर्बल क्यूज, ये जो स्ट्रेट गायरस है इसका ये फंक्शन है, रिसर्चर्स का मानना है, ठीक है। एक स्टडी ने ये फाउंड किया कि औरतों के पास स्ट्रेट गायरस बड़ा होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट वगैरह में ये बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करती है, ठीक है। ये एक सोशल परसेप्शन बना हुआ होता है। और फिर कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये जो स्ट्रेट गायरस है तो ये हेल्प करता है विद सोशल स्किल्स, ठीक है। सुना नहीं है कि औरतों के बारे में ये ख्याल है, उसके साथ ये चीज़ अटैच है कि औरतें वॉलंटियर वर्क करती हैं, ठीक है। वो अनपेड जॉब में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, और उनका ज़्यादातर जॉब जो है वो केयरिंग होता है, वो सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करती हैं, ठीक है। ये जेंडर स्टडीज़ बोलता है, ठीक है। दूसरी स्टडी कहती है जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनमें से बॉयज के पास ये जो स्ट्रेट गायरस है ये बड़ा होता है औरत से, ठीक है। तो ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं, ठीक है। और हम ये इनसे इनकार नहीं करते कि माइंड का, सॉरी, ब्रेन का इंसान के बिहेवियर पे असरात नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, असरात हैं।
और मैं अगेन बता रहा हूं कि नेचर वर्सेस नर्चर, ये चीजें जो है ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स। बात समझ रहे हैं ना? तो जनाब कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि आपने कंक्लूजन पे जंप नहीं लगाना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं यार। इसमें कैफीन के असरात भी हो सकते हैं, आप क्या खाते हैं, आपका डाइट क्या है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं ना? फिर जो सेरोटोनिन है, ठीक है। तो सेरोटोनिन के बारे में आपको पता है ना कि अक्सर लोग जो है वो एग्जाइटी का शिकार होते हैं, तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। ये डॉक्टर साहब मुझे जो है वो अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं, मुझे लग रहा होता है जैसे मैं मर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि जैसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मैं बहुत होपलेस हो गया हूँ। तो ये सेरोटोनिन लेवल का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जब इसका लेवल कम होता है तो लोग एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, उनके मूड पे बहुत बुरा असर होता है, और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वो होपलेस हो जाते हैं, लो फीलिंग्स उनके होते हैं, ठीक है। तो कहानियां कुछ यूं हैं, ठीक है। तो अगेन मैं ये बात कह रहा हूं कि नेचर और नर्चर, फिर नर्चर और नेचर, ये कहानी जो है ये नर्चर और नेचर वाली, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन इसको एनालाइज करना पड़ता है। अब जनाब नर्चर की तरफ आते हैं। जो हम एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारा बिहेवियर, ठीक है, या हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सारा प्रोसेस थ्रू सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन के बारे में हम कहते हैं कि सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच वी लर्न कल्चर एंड एक्वायर ह्यूमन पोटेंशियल, ठीक है। ये डेफिनेशन है उसका, जॉन जेमिशोनस ने अपनी किताब में लिखा है। देखिए बच्चे जो होते हैं, बेबीज, बहुत बचपन से जो है वो जेंडर के बीच में डिफरेंसेस को जो है वो मालूम करते हैं। ये बहुत अर्ली लाइफ होता है, ठीक है। और जैसे हम कहते हैं कि जब बच्चा 6 मंथ का होता है ना, तो वो फर्क कर सकता है मेल और फीमेल वॉइसेस के बीच में। और फिर 11 और 14 मंथ्स का जब वो हो जाता है ना, तो क्या होता है कि वो ये समझ जाता है कि जो वमेन का वॉइस है ना, तो ये वमेन पिक्चर के साथ जोड़ देता है कि हाँ ये लड़की ऐसी दिखती है और इसकी आवाज ऐसी है। और ये जो मेल की आवाज है ये फिर मर्द के साथ जो है ये अटैच करना शुरू कर देता है। तो असल में कहानी ये है कि बच्चे जो होते हैं ये बहुत अर्ली स्टेज में जो है ये सीख जाते हैं कि हम डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल करते हैं, ठीक है। कि हम कौन मेल है और कौन फीमेल है और हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? और 2 साल की उम्र में, ठीक है, बाय अराउंड 2 years ओल्ड, जो है बच्चे क्या करते हैं, वो जब रिबन देखते हैं और ये जो बैंड देखते हैं, ठीक है, और जो ड्रेस देखते हैं, तो ये औरत के साथ जो है ये इसको लिंक करते हैं। और जब ये फायर हेड्स देखते हैं, हैमर्स देखते हैं, तो वो उसको मर्द के साथ जो है वो अटैच करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि बच्चे जो होते हैं ये रिवार्ड और पनिशमेंट के जरिए सीखते हैं, ठीक है। अगर मैं बच्चा हूं और मैं फीमेल का रोल प्ले करूं तो मुझे अपने पेरेंट्स बहुत गुस्से से देखते हैं। और अगर मैं मर्द हूं और मैं मर्द का रोल करूं तो मुझे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत होपफुल नजर से देखते हैं, मुस्कुराते हैं मेरे सामने, ठीक है। तो असल में मर्द के मर्द वाले बिहेवियर की तारीफ की जाती है और औरत के औरत वाले बिहेवियर की तारीफ की जाती है। ये हमारा मुआशरा है। बात समझ रहे हैं ना? अब ये जो बच्चे होते हैं ये पैसिव लर्नर नहीं होते हैं। उनको जब अपनी कैटेगरीज का पता चल जाता है तो फिर वो अपने एक महसूस कैटेगरी के अंदर जो है वो
अपनी अपनी सोशल डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है? ये वो चुनते हैं, ठीक है? और इसमें सोशलाइज़ेशन का बहुत अहम रोल है, ठीक है? तो ये उस सोशलाइज़ेशन का जो है उनके ज़हनों पर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है? और उस दायरे में वो रैशनली सोचते हैं कि व्हाट आई शुड डू, ठीक है? और फिर वो स्टीरियोटाइप्स बाय एज ऑफ 5 और 7 वो स्टीरियोटाइप्स भी जो है वो अटैच करने लगते हैं चीज़ों के साथ, ठीक है? इन आइडेंटिटीज़ के साथ, ठीक है? तो ये बहुत सख्ती से ये चीज़ बच्चे जो हैं वो लेते हैं। फिर जब पीयर ग्रुप का ज़माना आता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे फिर अगर एक बच्चा औरतों के साथ लड़कियों के साथ जो है वो खेल रहा हो, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है और क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ये एक ऑनवर्ड ऑनगोइंग प्रोसेस है सोशलाइज़ेशन। कभी-कभी सोशियोलॉजी इन चीज़ों के बहुत अगेंस्ट जाती है, ठीक है? जैसे कभी जो बायोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, वो समझते हैं कि बंदे का फिज़ीक जब ऐसा होगा तो वो क्रिमिनल होगा, ठीक है? उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, ठीक है? और उसके जो स्ट्रक्चरल मेकअप है, तो वो उस हिसाब से वो जो है वो उसकी आइडेंटिटी हो सकती है कि ये क्रिमिनल है या नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो वो उसका किस फैमिली में ग्रूमिंग हुआ है, कैसे वो सोशलाइज़ होता है। और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी है कि हाउ टू बिकम अ क्रिमिनल, ठीक है? एक बंदा कैसे क्रिमिनल हो जाता है। इसमें पॉवर्टी भी है, ठीक है? होपलेसनेस भी है, ठीक है? और सिस्टम से बेज़ारी भी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो या किसी के साथ दुश्मनी भी है, तो ये चीज़ें जो है ये इंसान को क्रिमिनल बनाती हैं अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजी, ठीक है? यार कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि वुमेन जो है ये फिजिकली वीक है, तो इस वजह से वो सोसाइटी में इन्फ्लुएंशियल रोल्स जो है वो गेन नहीं कर पाती। और इसके मुकाबले में मर्द जो है वो मस्कुलर होते हैं, पावरफुल होते हैं फिजिकली, तो इस वजह से उनको जो है वो एक अच्छा पोजीशन माशरे में मिल जाता है। फिर इसके साथ जो है और भी अटैच है, जैसे फॉर एग्जांपल औरत जो है वो उसका प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी के जो स्टेजेस हैं उनसे वो पास होती हैं, तो इस वजह से उनको कमज़ोर समझा जाता है। लेकिन द थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट इन द सोशलाइजेशन, ठीक है? ये हमारा मुआशरा ही है, ये हमारे मुआशरे के अंदर पैट्रियार्कल सिस्टम ही है जो औरतों को कमज़ोर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? उनको जो है वो इंडस्ट्रीज़ में जो है इंडस्ट्री से, पब्लिक स्फीयर से जो है उनको दूर रखा जाता है। उनको इम्पोर्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट डिसीजन से दूर रखा जाता है, ठीक है? और इस वजह से ये भी कहा जाता है कि वुमेन का जो है वो उनका जो अ अ, उनकी जो सोच है वो क्वाइट नेचुरल होती है। आई I मीन कि वो रियलिटी बेस्ड होती है। क्योंकि वो उसका जो 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 वर्क है, जो रोल है वो रियलिटी के साथ, ग्राउंड रियलिटी के साथ बहुत अलाइन करती है। तो आज आप आराम से बैठकर एक दफ़ा सोचें कि हमारी सोच, हमारा किरदार, क्या ये हमें अपने पेरेंट्स से पैसिवली मिला है? मतलब थ्रू हेरेडिटी, या ये हमने बहुत सोच समझकर सीखा है? ये हमें मुआशरे ने सिखाया है कि एक मर्द का रोल क्या होगा और एक औरत का रोल क्या होगा। और सबसे पहले हमने अपने माँ-बाप को देखा। अगर मैं मर्द हूँ तो मैंने बाप को देखा कि मेरा बाप कैसे बिहेव करता है। अगर मैं एक औरत हूँ तो मैंने अपनी माँ की तरफ देखा कि वो कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है? तो इससे मुझे एक बात याद आ गई, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओरेबस कॉम्प्लेक्स। तो ये वही कहानी है, ठीक है? कि औरत माँ से सीखती है और मर्द जो है वो बाप से सीखता है, ठीक है? तो ये सवाल मैं आज आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताएँ कि अगर हमने
रैशनली अपने माँ-बाप से ये आदत सीखे हैं। तो इसमें बायोलॉजिकल रोल कहाँ पे है और कैसे? सो दिस वाज़ टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।